जहां 31 मार्च को ही हिंसा के बाद बिहार शरीफ में शांति बनाए रखने के लिए नालंदा जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने टाउन हॉल में सभी वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चौकस हैं और शांति बनाए रखें, उसी तरह लगातार प्रयास करते रहें। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैला रहे हैं या भड़काऊ चीज़ें लिख रहे हैं, सब पे लगातार निगरानी है और उन पर कार्रवाई भी की जाए। तो जो भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो आप हमसे पूछेंगे, हम लोगों के साथ 9 अप्रैल को बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हुई। लगभग 2 घंटे बैठक चली है। हम लोगों ने सभी का फीडबैक जाना कि शहर में वर्तमान में क्या स्थिति है, शहर में हमें और क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग भविष्य में सुधार कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो है आपस में समन्वय बना के रख सकते हैं, जनता की आवाज़ हम तक पहुँचे, ये भी जानने का प्रयास किया गया और आगे और बेहतर करने का प्रयास। बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जिला बीजेपी कार्यालय में बिहार की महागठबंधन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। ये महागठबंधन की सरकार अपराधियों के चुंगल में लगी सरकार है, जिसकी वजह से विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था चौपट होने की वजह से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जो बहुत ही चिंता की बात है। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, भयभीत हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं तो उनके माता पिता भयभीत होते हैं कि न जाने कौन सी घटना हो जाए। पटना में जिस प्रकार की स्कूल की बेटियां जब बस से जा रही थी तो जिस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, यानी यह सरकार में विधि व्यवस्था चौपट है। बिहार में जो भी विकास हो रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भागीरथ प्रयास के कारण। किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे। दिल्ली के बजट को इस बार आधुनिक, साफ, सुंदर नाम दिया गया और जिसके तहत दिल्ली के अंदर अगर हम आज बात करें तो किराड़ी में बस डिपो का शिलान्यास किया जा रहा है। खुद स्थानीय विधायक जी हैं ऋतुराज जी। ऋतुराज जी, ये सपना यहाँ के लोगों का बहुत दिनों का था, अब साकार हो रहा है। जी, सपना था और डीडीए जमीन नहीं देती है और डीडीए से जमीन लेने में काफ़ी समय लगा और 40 करोड़ रुपए में दिया उन्होंने हमें 5.5 एकड़ जमीन। बहुत चप्पल घिसना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिनके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। और 5.5 एकड़ जमीन में एक शानदार बस डिपो बनेगा, जिसमें 150 बसें चलेगी, सारी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और पूरे दिल्ली की बसें यहाँ से चलेगी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि हमें दर दर भटकना पड़ता था, बसें नहीं मिलती थी। जी बिल्कुल, उनका दर्द सही है, क्योंकि यहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस होगी और मोहल्ला बसों के जरिए जो मोहल्ला बसों का सर्विस है छोटी छोटी सड़कों पे, वो भी शुरू हो पाएगा। आपको लगता है कि यहाँ जब ये बस डिपो खुल जाएगा तो आसपास के लोग हैं उनको भी कनेक्टिविटी में मदद? जी, सबको मिलेगी। देखो, जब बस चलेगी तो फिर तो सबको मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किराड़ी के लोगों को मिलेगी, जो कि उनको बहुत ज़रूरत है। मोहल्ला बसें भी? मोहल्ला बसें छोटी सड़कों पे चलेगी, जैसे कि मुबारकपुर रोड है, निठारी वाली सड़क है, तो ये सारी छोटी सड़कों पे मोहल्ला बसें चलेगी। और दिल्ली के अंदर में जो भी मेन कनेक्टिविटी है वहाँ पे यहाँ से सारी इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। 150 इलेक्ट्रिक बसें, एकदम नई बसें यहाँ के लिए आ रही है। 6 महीने में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। हालांकि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब थोड़ा सा देना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी कितना समय लग जाएगा? देखिए, 6 से 8 महीने मैक्सिमम टाइम लगेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग जो है सो मंत्री जी भी इसको लेकर के बहुत तत्पर है और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। दिल्ली में ये मंथन, जहां बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हैं और कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ये मंथन कर रही है। बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हैं और ऐसे में उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। किन उम्मीदवारों को कहां से उतारा जाएगा, लिस्ट जो जारी की जानी है, क्योंकि सभी की नजरें लिस्ट पर ही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली है। इसका इंतजार किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की जारी की गई लिस्ट में किन किन को जगह दी जा रही है, ये देखना लाजमी है। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। दीपक चौबे इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। दीपक, का भारी मंथन चल रहा है बीजेपी कार्यालय में, क्या कुछ अंदरूनी जानकारी? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें 224 जो कर्नाटक विधानसभा में जो सीटें हैं उनके आज बैठक हो रही है। और इस पे लगातार बात की जाए तो इससे पहले भी, कल देखा जाए तो कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। उससे पहले एक दिन पहले भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पर बैठक हुई थी। आज माना जा रहा है कि ये जो सारे नाम जो फाइनल है, जो 224 बात की विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस पर सहमति बन जाएगी और अगले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। हालांकि अगर बात की जाए तो अंदरूनी कला और पार्टी की जो नेगेटिव चीजें हैं उसको लेकर भी मंथन होगा, किस तरीके से कौन से कैंडिडेट कहाँ किए जाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, खबर एक और भी है अंदरूनी की, कई ऐसे सीट हैं जहां पर सिर्फ 3 उम्मीदवारों के नाम आए हैं और कैसी करीब 50 अगर सीटों की बात की जाए तो 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ सिंगल नाम आए, यानी कि जो प्रदेश से जो नाम आए हैं वो सिर्फ एक ही उम्मीदवार के नाम आए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की बहुत कम छटनी करेगी। अगर सूत्रों की बात की जाए तो 5 से 10% ही छटनी हो सकती है, बाकी सबको दोबारा रिपीट किया जाएगा। तो ये देखने वाली होगी कि बैठक कितनी देर तक चलती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इससे पहले भी अगर चली थी तो वो करीब 12 बजे रात तक चली थी। तो ये बैठक कब तक चलती है ये देखने वाली होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकियों से उन कैंडिडेटों को देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ जीत सकते हैं। दीपक, क्योंकि इससे पहले भी जो बैठकें हो रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि उन बैठकों के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, लेकिन उन बैठकों के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई। आज जो बैठक हो रही है, क्या इसमें लगभग तय माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद लिस्ट आ जाएगी? क्योंकि देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है चुनाव को लेकर। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल बैठक हुई थी वो कर्नाटक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसके बाद केंद्र चुनाव समिति की बैठक होती है। जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होती है उसी में आखिरी मोहर लगता है, उसके बाद ही लिस्ट आती है। क्योंकि 2 दिन से लगातार जो मंथन जेपी नड्डा के घर पे चल रहा था, उसके बाद आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो रही है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद केंद्र के जो नेता हैं उनके साथ ये पूरा चर्चा होगा। उसके बाद हो सकता है कि आज रात को या फिर कल छोड़ के 11 तारीख को हो सकता है कि करीब 150 अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।